हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सिक्स्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी के लेक्चर 1 के बारे में। यानी कि ये जो है हमारा बीए सिक्स्थ सेमेस्टर समाजशास्त्र का क्लास 1 यानी कि फर्स्ट क्लास है। और इसमें हम लोग यूनिट 1 यानी कि इकाई 1 देखने वाले हैं कि आपको यूनिट 1 में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि बीए सिक्स्थ सेमेस्टर के लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में जीएस घुरे के जाति नामक चैप्टर कहें या फिर अवधारणा कहें या फिर सिद्धांत के बारे में हमें पढ़ना है। अगर आप बुक में जाएंगे तो यही आपको एक चैप्टर के माध्यम से बताया जाएगा। अगर आप किसी भी क्वेश्चन बैंक वगैरह में जाते हैं तो आपको क्वेश्चंस के माध्यम से बताया जाएगा, और अगर कहीं और देखते हैं तो टॉपिक के माध्यम से बताया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग टॉपिक के ही को ही मानकर इसे पढ़ेंगे, जीएस घुरे के बारे में जानेंगे और इनकी जाति पर क्या जो है व्याख्यान थी, क्या इन्होंने कहा था या फिर क्या इन्होंने लिखा था जाति के बारे में, ये देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जीएस घुरे जो हैं या फिर गोविंद सदाशिव घुरे, इनका पूरा नाम है गोविंद सदाशिव घुरे, एक प्रमुख भारतीय समाजशास्त्री थे जिन्हें भारत में जाति के अध्ययन में उनके व्यापक योगदान के लिए जाना जाता है। इन्हें क्या किस लिए जाना जाता है? तो इन्हें भारत में जाति के अध्ययन के व्यापक योगदान के लिए जाना जाता है। यानी कि जातियों के अध्ययन में ये जो है बहुत ही बड़ा योगदान देकर गए हैं। इनका जो है जन्म कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1893 को जन्मे घुरे ने 20वीं सदी के दौरान भारत में समाजशास्त्रीय सोच को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जाति पर उनका काम अत्यधिक प्रभावशाली है और विभिन्न विषयों के विद्वानों द्वारा इनका संदर्भ दिया जाता रहा है। यानी कि जो विभिन्न विषयों के विद्वान हैं वे जाति पर जो है इनका संदर्भ देते हैं, यानी कि इनके रेफरेंसेस देते हैं, इनकी बातें करते हैं, क्योंकि इनका जाति पर जो कार्य था वो जो है अत्यधिक प्रभावशाली था। यानी इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है इस पर रिसर्च किया था। इनकी स्टोरी के बारे में जानेंगे आप तो इसमें ये भी पता चलता है कि ये जो है आदिवासियों के गांव में जाकर उनके डेली रहन सहन हर एक चीज़ों पर ध्यान रखकर एक रिसर्च तैयार की थी इन्होंने। तो ये हमेशा से ही जो है बहुत ही ज़्यादा जातियों पर योगदान देने वाले समाजशास्त्रियों में इनकी गिनती की जाती है। आगे चलें, आगे देखते हैं। तो घुरे की जाति की खोज जो है बहुआयामी थी। यानी कि इन्होंने जो जाति पर खोज की थी वो एक आयाम में ना करके कई आयाम में, यानी कि बहुआयामी थी इनकी जो खोज थी, जिसमें ऐतिहासिक, मानव शास्त्रीय और समाजशास्त्रीय आयाम भी शामिल थे। मोटा मोटी देखें तो इसमें जाति को लेकर ऐतिहासिक आयाम क्या हो सकते हैं, मानव शास्त्रीय के हिसाब से क्या आयाम हो सकते हैं, और समाजशास्त्रीय के हिसाब से अगर देखें तो क्या आयाम शामिल हो सकते हैं, ये शामिल थे। उन्होंने भारतीय समाज में जाति की उत्पत्ति, कार्यों और अभिव्यक्तियों की जांच करके इसकी जटिलताओं को सुलझाने की कोशिश की। इन्होंने क्या किया, जो भारतीय समाज है इसमें जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें कार्य कौन कौन से अलग अलग जातियां करती हैं और उनकी अभिव्यक्ति क्या है, उनके बोलने, उनके रहन सहन का तरीका क्या है, इसकी जाँच की इन्होंने और जटिलताओं को सुलझाने की कोशिश की। मैंने पहले भी बताया कि अगर इनकी जीवनी को बहुत ही डीपली पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आदिवासियों के समूह एकदम समीप जाकर, गाँव में जाकर ये रहे हुए हैं और वहाँ पे जो है उन पर अध्ययन किया हुआ है इन्होंने। तो इन्होंने कितना ज़्यादा जो है अपने जीवन का योगदान दिया होगा इसके अध्ययन पर, आप इसी से समझ सकते हैं। आगे कहा जा रहा है कि गहन अनुसंधान और विश्लेषण के माध्यम से घुर्वे ने एक कार्य का निर्माण किया जो जाति के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता था। यानी कि इन्होंने बहुत सारे अनुसंधान यानी कि रिसर्च किए, विश्लेषण यानी कि बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस किया इन्होंने। इन सारी चीज़ों के माध्यम से इन्होंने क्या किया, एक ऐसे कार्य का निर्माण किया, यानी कि ऐसा रिसर्च पेपर कहें या फिर ऐसी जो है रिजल्ट निकाल के इन्होंने लाया जिसमें हम लोग जाति के विभिन्न पहलुओं पर जो है वो प्रकाश डालता है, मौजूद धारणाओं को चुनौती देता है। जो मौजूद धारणाएं हैं, जो धारणाएं बन चुकी हैं लोगों के मन में, उनको जो है चुनौती देता है और नई अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, और एक नई दृष्टि जो है, अंतर्दृष्टि जो है प्रदान करता है। आगे बढ़े तो आगे कहा जा रहा है कि घुरे के प्रमुख योगदानों में से एक सामाजिक संस्था के रूप में जाति की अवधारणा है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि घुरे ने क्या क्या चीज़ें की हैं, उनमें से एक जाति की बात की जा रही है कि तो जाति की जो है एक अवधारणा है, एक सामाजिक संस्था के रूप में इन्होंने कई क्षेत्रों में योगदान दिया है। तो उनमें से जो एक प्रमुख योगदान है, सबसे प्रमुख योगदान जाति है, उसकी अवधारणा है। उन्होंने जाति को न केवल जन्म पर आधारित सामाजिक स्थिरीकरण की एक प्रणाली के रूप में देखा, बल्कि सामाजिक रिश्तों, मानदंडों और प्रथाओं के एक जटिल नेटवर्क के रूप में देखा जो भारतीय जीवन के हर पहलू में व्याप्त है।
इन्होंने जो है ज़्यादातर जो लोग जाति को समझते हैं वो यही समझते हैं कि जो जिस जाति में पैदा हुआ है वो उस जाति का है, लेकिन उन्होंने जो है जाति के आधारित पर ही नहीं केवल देखा बल्कि सामाजिक अस्थिकरण की एक प्रणाली के रूप में इन्होंने देखा। और इसमें क्या चीज़ें देखी, इन्होंने सामाजिक रिश्तों को देखा, मानदंडों को देखा और उनमें क्या प्रथाएं हैं, इन सभी को जो है एक जटिल नेटवर्क के रूप में देखा, जिनमें जो है भारतीय जीवन में जो है हर एक पहलू में जो है ये व्याप्त है। घुरे ने जाति की गतिशील प्रकृति पर जोर दिया, यानी कि जाति की जो गतिशील प्रकृति है, जो अवस्था है, उस पर जोर दिया। सामाजिक परिवर्तन के सामने इनकी अनुकूलन क्षमता और लचीलेपन पर प्रकाश डाला। सामाजिक परिवर्तन में जो है इसका अनुकूलन और क्षमता पर लचीलेपन में जो है इन्होंने प्रकाश डाला। तो ज़्यादातर अगर जातियों की अगर आप अध्ययन करते हैं तो उसमें समाजशास्त्र में आपको एक टॉपिक पढ़ने को मिलता है संस्कृतिकरण। उसमें हम लोग देखते हैं कि जो एक जाति के जो निम्न जाति के कुछ लोग होते हैं वो लोग उच्च जाति के लोगों की तरह, यानी कि निम्न उच्च तो हम कह नहीं सकते क्योंकि ये काफ़ी गलत होगा, लेकिन जो पूर्व धारणाएं बनी हुई हैं कि ये निम्न जाति का है, उच्च जाति का है, उसी के आधार पर बोला जा रहा है कि जिनको उच्च जाति कहा जाता है, स्वर्ण जाति की, जिन्हें दलित वगैरह कहा जाता है, तो ये लोग दलित जाति के जो लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, स्वर्ण जाति के लोगों को देखकर उनकी तरह का रहन सहन जो है बनाने लगते हैं, जिससे कि उन्हें स्वर्ण जाति में गिनती की जाए, जबकि वो क्या होते हैं, दलित जाति के होते हैं। लेकिन जाति तो पता नहीं बनाई ही इन्होंने लोगों ने बनाई है, ये सही है कि नहीं है इसकी कभी भी व्याख्या नहीं की जा सकती कि जाति सही है या गलत ही है। तो जो नीचे जात के लोग होते हैं अगर वो ऊपर जात में पहुंच गए तो उन्हें जन्म के आधार पर नहीं ना कहा जा सकता है, क्योंकि वो तो पहले किसी और जात में थे। तो ऐसे जो है जातियों में बदलाव होता रहता है। तो वही घुरे ने भी किया, उन्होंने जाति को केवल जन्म के आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक रिश्तों, मानदंडों, क्या क्या प्रथाएं चल रही हैं जातियों में, कौन कौन सी प्रथाएं एक समान है, इन सभी चीज़ों को जो है देख कर इस पर प्रकाश डाला, इसके बारे में बात किया। आगे चले तो आगे कहा जा रहा है कि घुरे के विश्लेषण के केंद्र में वर्ण और जाति की धारणा थी। देखिए यहाँ पे आगे यही कहा जा रहा है कि घुरे जो थे उनके केंद्र में क्या थी, वर्ण को आप देखेंगे तो वर्ण कहा जाता है कि वर्ण व्यवस्था बनी हुई थी हमारे हिंदू धर्म में, जिसमें कि जो कहते हैं कि स्वर्ण होते थे, शूद्र होते थे, दलित होते थे, इसी प्रकार से 4 जातियाँ बनी हुई थी, जिसमें वैश्य भी होता था, शूद्र भी होता था और स्वर्ण भी होता था। तो उन्हीं की बात की जा रही है कि वर्ण और जाति की धारणा थी, यानी कि एक तरह जाति होती थी एक तरफ, जिसमें अलग अलग जातियाँ होती थीं, अलग अलग वर्ण में अलग अलग जातियों के लोग होते थे। तो वही कहा जा रहा है कि घुरे का जो विश्लेषण था, जो एनालिसिस था, उसमें वर्ण भी था, यानी कि जो स्वर्ण है, वैश्य है, शूद्र है, ये भी था, और उसके साथ जात की अवधारणा भी थी कि ये जो है पंडित हैं, तो ये जो है गुप्ता हैं, ये तेली हैं, इस प्रकार की भी धारणा थी घुरे के विश्लेषण में। उन्होंने वर्ण, आगे यही बात की जा रही है कि उन्होंने वर्ण में ब्राह्मण को पुजारी और विद्वान, क्षत्रिय को योद्धा और शासक, वैश्य को व्यापारी और कृषक, और शूद्र को मजदूर और सेवा प्रदाता, और जाति उभरती हुई कई उपजातियों के समाज के पारंपरिक 4 गुना विभाजन के बीच अंतर किया। यानी कि इन्होंने क्या किया, जो वर्ण होता है ब्राह्मण, जिसके कि ब्राह्मण में हम लोग पुजारी और विद्वान को रखते हैं, क्षत्रिय योद्धा और शासक को रखते हैं, वैश्य में हम लोग व्यापारी और कृषक को रखते हैं, शूद्र में मजदूर और सेवा प्रदाता को रखते हैं। और अलग से कहा जाती जाति का, अगर अलग से जाति भी कहा जा रहा है इसमें, उभरी हुई कई उपजातियों में समाज के पारंपरिक 4 गुना विभाजन के बीच अंतर किया। इन्होंने 4 गुना विभाजन के बीच जो है अंतर किया। समय के साथ प्रत्येक वर्ण के भीतर, यानी कि जो समय था उसके साथ जो है प्रत्येक वर्ण के भीतर जो है 4 गुना विभाजन में अंतर किया। घुरे ने वर्ण की पदानुक्रमित प्रकृति को पहचाना, यानी कि घुरे ने क्या किया, इन्होंने वर्ण की जो पदानुक्रमित प्रकृति थी, यानी कि जो पदों के हिसाब से, पदों के अनुक्रम के हिसाब से जो उनकी प्रकृति थी, उनका नेचर था, उनको पहचाना, लेकिन जाति आधारित संबंधताओं के जटिल जाल को भी स्वीकार किया, और साथ ही साथ इन्होंने जाति आधारित जो संबंधताएँ हैं उनके जटिल जो आधार हैं उनको भी स्वीकार किया, जिसने सामाजिक संबंधों और पहचानों को आकार दिया। इसी से जो है इन्हें सामाजिक संबंधों और पहचानों का आकार मिला। घुरे के काम ने जाति के प्रचलित सिद्धांतों, विशेषकर धार्मिक या नस्लीय नियतिवाद में निहित सिद्धांतों को चुनौती दी। घुरे के कामों ने क्या किया, घुरे के काम ने जो है जाति के प्रचलित सिद्धांतों, विशेषकर धार्मिक या नस्लीय नियतिवाद में निहित सिद्धांतों को जो है चुनौती दी। उन्होंने जाति की धारणा को ईश्वरीय आदेश या जैविक विरासत द्वारा निर्धारित एक स्थिर अपरिवर्तनीय प्रणाली के रूप में खारिज किया। यानी कि इन्होंने जो जाति को ऐसे माना जाता है कि ईश्वर के आदेश पर ये चीज़ें बनाई गई हैं, जाति व्यवस्था को। तो घुरे ने क्या किया, इन्होंने कहा कि ये ऐसा नहीं है। इन्होंने जो है अपरिवर्तनशील प्रणाली के रूप में जो है इसे खारिज कर दिया, यानी कि ये अपरिवर्तनशील नहीं है, ये अपरिवर्तनीय है, यानी कि ये परिवर्तन हो सकता है, जातियों में परिवर्तन हो सकता है। शूद्र का जाति पढ़ लिख के जो है ब्राह्मण के बराबर जा सकता है, लेकिन पहले से क्या निर्धारित था कि ईश्वरीय आदेश जो है ये है कि जो ब्राह्मण कुल में पैदा होगा वो ब्राह्मण होगा। जबकि ब्राह्मण को इसलिए ब्राह्मण माना जाता है क्योंकि वो पढ़े लिखे होते हैं,
तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि इन्होंने जो है अपरिवर्तनीय प्रणाली के रूप में जो है इसे खारिज कर दिया कि जो जहाँ पे पैदा हुआ है उसी के हिसाब से, ईश्वर के हिसाब से माना जाएगा उस जाति का। इन्होंने इसे खारिज किया, यानी कि खारिज क्यों किया? क्योंकि जो जो पढ़ लिख लेगा वो ब्राह्मण बन जाएगा, जो लड़ाई में अच्छा हो जाएगा वो क्षत्रिय बन जाएगा, जो व्यापार में अच्छा हो जाएगा वो वैश्य बन जाएगा, ना कि हमेशा शूद्र ही रहेगा। इसके बजाय घुरे ने उन्हें ऐतिहासिक और सामाजिक सांस्कृतिक कारकों पर जोर दिया। इसके बजाय, यानी कि उन्हें ईश्वरीय आधार पर मान लेना कि ये जात का आदमी यही होगा, इसके बजाय उन्होंने क्या किया? ऐतिहासिक और सामाजिक सांस्कृतिक कारकों पर जोर दिया, यानी कि ऐतिहासिक जो हैं और सामाजिक जो सांस्कृतिक कारक जो हैं जाति को निर्धारित करने का, इस पे जोर दिया, जिन्होंने जाति के विकास को प्रभावित किया और विभिन्न क्षेत्रों में समुदायों में इनकी तरलता और विविधता पर प्रकाश डाला। जिन्होंने क्या किया, यानी कि जो सांस्कृतिक कारक थे, उन्होंने क्या किया? जाति के विकास को प्रभावित किया, यानी कि अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह के लोग रहते थे और अलग अलग तरह के काम करते थे, अलग अलग तरीके से रहन सहन उनका रहता था। इससे क्या होता था कि उनकी जाति प्रभावित होती थी, यानी कि वो जिस जात के रहते थे वो दूसरी जात के भी हो जाते थे, परिवर्तन हो जाता था इसी वजह से। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिन्होंने जाति के विकास को प्रभावित किया, किन्होंने जाति के विकास को प्रभावित किया? तो सामाजिक सांस्कृतिक कारकों ने, और विभिन्न क्षेत्रों में समुदायों में इसकी तरलता और विविधता पर प्रकाश डाला। और जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें समुदाय हैं, इसकी तरलता और विविधता पर जो है उन समुदायों ने जो है प्रकाश डाला। आगे बढ़े तो आगे क्या कहा जा रहा है देखते हैं। आगे कहा जा रहा है कि अपने मौलिक कार्य, यानी कि जो इनका मेन काम था, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, जो इनकी कास्ट एंड रेस इन इंडिया बुक थी 1932 में, जो है घुरे ने औपनिवेशिक विद्वानों द्वारा प्रचारित आर्य नस्लीय श्रेष्ठता के मिथक को खारिज करते हुए जाति और नस्ल के बीच के अंतर संबंधों पर गहराई से प्रकाश डाला। यानी कि जो आर्य नस्लीय श्रेष्ठता की बात की जाती है कि आर्य नस्ल के लोग जो है श्रेष्ठ होते हैं, जिन्हें ब्राह्मण वगैरह कैटेगरी में रखा जाता है, जिन्हें उच्च जातियाँ कहा जाता है, उनकी बात की जा रही है कि आर्य नस्लीय श्रेष्ठ होते हैं, ये मिथक है। और इसे इन्होंने क्या किया? खारिज कर दिया, यानी कि बोल दिया कि ये गलत है। आगे ये क्या कहते हैं कि जाति और नस्ल के बीच अंतर संबंध पर गहराई से प्रकाश डाला। इन्होंने आर्य नस्लीय को श्रेष्ठ ना मानते हुए इन्होंने उनके अंतर संबंधों पर जो है गहराई से जो है प्रकाश डाला। उन्होंने तर्क दिया कि जाति मुख्य रूप से एक सामाजिक निर्माण है, यानी कि जाति क्या है? एक सामाजिक निर्माण है। ये समाज की वजह से जाति बनी हुई है, ना कि भगवान द्वारा दी गई हुई जाति है। देखिए कितना कितना प्रैक्टिकली, कितना सही तरीके से घुरे बता रहे हैं कि समाज ऐसा था कि उसमें अलग अलग कार्य करने वाले लोग थे, अलग अलग तरीके से रहन सहन रखने वाले लोग थे, और उसी वजह से उनकी अलग अलग जातियाँ बन गई। ना कि ईश्वर ने जो है बताया कि ये इस जाति के हैं, ये इस जाति के हैं। किसने बताया इस जाति के हैं? तो समाज के निर्माण की वजह से हुआ कि ये इस जाति के हैं, ये भला उस जाति के हैं। जो सदियों के अंतर समूह संबंधों, आर्थिक संबंधों और राजनीतिक गतिशीलता से आकार लेती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सदियों से जो चला आ रहा है अंतर समूह संबंध है, यानी कि आपस में जो संबंध है, आर्थिक संबंध है और राजनीतिक गतिशीलता जो है, इससे जो है जाति आकार लेती है कि कौन किस जाति से है। घुरे की नस्लीय सिद्धांतों की आलोचना ने स्वदेशी सामाजिक संरचनाओं में अपनी जड़ों के साथ एक विशिष्ट भारतीय घटना के रूप में जाति के अधिक सूक्ष्म समझ का मार्ग प्रशस्त किया। यानी कि ये बहुत ही सूक्ष्म समझ है जाति का, यानी कि बहुत ही महीन जिसे समझ कहते हैं वो है। मोटी मोटा देखेंगे तो यही सब लोग कहते चलेंगे कि भगवान ने ऐसा बना दिया, किसी को शूद्र बना दिया, किसी को वैश्य बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। घुरे बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, और सच में भी ऐसा नहीं है, क्योंकि जो समाज था, जिस तरीके से समाज में लोग रहते थे, उसी तरीके से निर्धारित हो गया कि कौन राजा है, कौन प्रजा है, या फिर कौन व्यापार कर रहा है तो वैश्य है, कौन लड़ाई लड़ रहा है तो क्षत्रिय है, और कौन पढ़ा लिखा है तो विद्वान है, या फिर पंडित है, स्वर्ण है। तो घुरे कहते हैं कि सामाजिक संरचना की वजह से, सामाजिक जो कहते हैं कि संबंधों की वजह से, आर्थिक संबंधों की वजह से, राजनीतिक गतिशीलता की वजह से जो है जाति जो है आकार लेती है, ना कि ये मान लेना कि आर्य जो है नस्ली श्रेष्ठता के होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे इतना क्लियर हुआ होगा आपको कि जाति को किस प्रकार से घुरे ने परिभाषित किया। आगे बढ़े तो कहा जा रहा है कि घुरे की विद्वता का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू जातिगत गतिशीलता और परिवर्तन की उनकी खोज है। यानी कि घुरे ने क्या किया था? एक महत्वपूर्ण पहलू और है इनके महत्वपूर्ण पहलू है जातिगत गतिशीलता और परिवर्तन की खोज की थी। इनके विद्वता का जो है एक महत्वपूर्ण पहलू है कि ये इतने विद्वान थे कि इन्होंने जो है जातिगत गतिशीलता और परिवर्तन की खोज की। उस समय प्रचलित नियतिवादी विचारों के विपरीत, यानी कि उस समय जो है नियतिवादी लोग रहते थे, यानी कि भगवान के भरोसे सब लोग चलते थे कि भगवान ने ऐसा कर दिया तो हो गया, नियति के ऊपर भरोसा रखते थे। जबकि ये क्या थे? नियति के विपरीत थे। ये कहते थे कि नियति के विपरीत ये नहीं है, इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं, जिनमें उन्होंने क्या कहा कि नियतिवादी विचारों के विपरीत इन्होंने क्या कहा? घुरे ने जाति व्यवस्था के भीतर गतिशीलता के उदाहरणों पर प्रकाश डाला। इन्होंने क्या किया? जाति व्यवस्था के भीतर जो गतिशीलता होती है उसके उदाहरण पर जो है इन्होंने प्रकाश डाला, जिसमें
शिक्षा, यानी कि जाति के अंदर क्या होती है, शिक्षा भी होती है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो वो ब्राह्मण की कैटेगरी में चला जाएगा, उसे स्वर्ण माना जाएगा, पंडित माना जाएगा, क्योंकि पढ़े लिखे को ही पंडित बोलते हैं। तो यही वो कह रहे हैं कि जाति के अंदर की गतिशीलता, जैसे कि शिक्षा है, जिसमें शिक्षा है, आर्थिक सफलता है, यानी कि जो आर्थिक सफल लोग हैं वो लोग व्यापार आसानी से कर सकते हैं, तो वो वैसे की कैटेगरी में जा सकते हैं। राजनीतिक सशक्तिकरण, राजनीति के रूप से जो सशक्तिकरण है वो राजनीति कर सकते हैं, युद्ध वगैरह की रणनीति बना सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, तो वो सैनिक कैटेगरी में चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो है सैनिक कैटेगरी उनकी हो जाएगी। के माध्यम से ऊर्ध्वगामी गतिशीलता शामिल है, यानी कि इसमें क्या है, ऊर्ध्वगामी गतिशीलता, यानी कि ऊपर की तरफ जो है गतिशीलता है। उन्होंने जाति आधारित भेदभाव को चुनौती देने और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जाति सुधार आंदोलनों और पहलों के मामलों का दस्तावेजीकरण किया। यानी कि यहाँ ये कह रहे हैं ये कि अगर कोई शिक्षा ग्रहण करता है तो कोई भी हो वो कहाँ चला जाएगा, वो ब्राह्मण बन जाएगा। जो आर्थिक रूप से सफल है वो क्या कर लेगा, वैश्य बन जाएगा, और जो राजनीतिक रूप से सफल है वो क्षत्रिय बन जाएगा। तो इसमें कहा, उन्होंने यही कहा कि इन सारे कारणों की वजह से जो है जाति का निर्धारण होता है और जाति आकार लेती है, ना कि ये मान लेना कि नियति ने ये निर्धारित किया है। इन जातिगत भेदभावों को चुनौती देने के लिए उन्होंने नियति के अनुसार जाति को निर्धारित करने वालों को चुनौती देने के लिए इन्होंने जो है जाति सुधार आंदोलनों और पहलों के मामलों में जो है दस्तावेजीकरण किया, यानी कि आगे बढ़ाया इन्होंने काम। कागज के बलबूते, जो कहा जाता है कि कागज की लड़ाई इन्होंने लड़ी और दस्तावेजीकरण किया और आंदोलनों को जो है आगे बढ़ाने का काम किया। आगे चले तो आगे कहा जा रहा है कि साथ ही साथ घुरे ने जो है भारतीय समाज में जाति आधारित असमानताओं और पूर्वग्रहों की दृढ़ता को स्वीकार किया। यानी कि साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, भारतीय समाज में जो है जाति आधारित जो असमानताएं हैं और पहले से बनाई गई पूर्वाग्रह हैं उनको जो है दृढ़ता के साथ स्वीकार किया, यानी कि दृढ़ता से जो है, यानी कि पूरी मजबूती के साथ उन्हें स्वीकार किया। उन्होंने जाति वर्चस्व और बहिष्कार के तंत्र की जांच की, यानी कि इन्होंने क्या किया कि जाति का जो वर्चस्व है और जो बहिष्कार का तंत्र है उसकी जो है इन्होंने जाँच की। यह जाँच की कि कैसे जाति मानदंडों और प्रथाओं ने सामाजिक अस्थिरीकरण को कायम रखा और व्यक्तिगत एजेंसी को बाधित किया। घुरे के जाति आधारित भेदभाव के विश्लेषण ने भारत में सामाजिक न्याय और सकारात्मक कार्रवाई के बाद के अध्ययनों के लिए आधार तैयार किया। यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो घुरे हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जांच किया कि जो वर्चस्व, जाति का वर्चस्व पहले से बैठा हुआ है इसकी जांच की, और बहिष्कार के जो तंत्र हैं इसकी जांच की, और यह जांच की कि जाति मानदंडों और प्रथाओं के सामाजिक अस्थिरीकरण को कायम रखा, यानी कि कौन सी वो पहलू थे, कौन से वो कारण थे जिन्होंने जो है इन जाति के मानदंडों को जो है कायम रखा। अन्यथा ये जाति अस्थिरीकरण नहीं होना चाहिए कि जो नियति के हिसाब से जाति को नहीं माना जाना चाहिए, नियति के जाति को माना जाना चाहिए, तो वो केवल और केवल इस बात से माना जाना चाहिए कि शिक्षा के हिसाब से और समझ के हिसाब से, ना कि वो किस जाति में पैदा हुए हैं। तो इन्होंने किस प्रकार से जो है व्यक्तिगत इंसान जो होता है उसके जो है सफलता को बाधित किया, यानी कि कोई एक व्यक्तिगत इंसान है, बहुत अच्छा है पढ़ने में, लेकिन अगर वो किसी नीचे कास्ट को, जो कि पूर्व धारणाओं के हिसाब से नीचे कास्ट कहा जाता है, जबकि कोई भी इंसान नीचे या ऊपर कास्ट का नहीं होता है, तो जिसने कहा जाता है कि ये नीचे कास्ट का है, तो वो अगर पढ़ने में बहुत अच्छा भी है तो उसे पढ़ने नहीं दिया जाता है, केवल ये बोलकर कि तुम तो शूद्र हो, तुम्हारा काम तो दूसरों की सेवा करना है, ना कि पढ़ना। तो व्यक्तिगत रूप से किस प्रकार से बाधित किया उनके पढ़ाई को, उनके आगे बढ़ने को, ये जो है इन्होंने उसकी जांच की। और घुरे ने जो है जाति आधारित भेदभाव के विश्लेषण ने भारत में सामाजिक न्याय और सकारात्मक कार्रवाई पर बात के अध्ययनों के लिए आधार तैयार किया। यानी कि घुरे के इन सब जाति भेदभावों के अध्ययन की वजह से जो है क्या हुआ, सामाजिक न्याय और सकारात्मक कार्रवाई होना चालू हुई, और इसके बाद जो है इनके अध्ययनों के आधार पर जो है ये सारी चीज़ें और ज़्यादा तैयार की गई, यानी कि सामाजिक न्याय होने लगा और सकारात्मक कार्रवाई होने लगी इनके अध्ययन के बाद। तो घुरे के अगर योगदान की बात की जाए तो कितना बड़ा योगदान इनका है कि इन्होंने जो है जाति को लेकर जो पूर्व धारणाएं बनी हुई थी कि जाति जो है भगवान के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, उनको खारिज कर दिया, और इन्होंने ये बताया कि जाति को जो है इन प्रथाओं और मानदंडों को जो है किन कारणों से जो है आज तक माना जाता है, वो सारे कारण इन्होंने ढूंढ के लाए, उनको बताया, और किस प्रकार से जो है इन्होंने ये भी बताया कि किस प्रकार से नीचे जाति को जिन्हें कहा जाता है उन लोगों ने अब पंडित जैसे पद हुआ या फिर क्षत्रिय जैसे पद हुआ, इन पदों पर नहीं पहुंच पाए, केवल और केवल इसलिए क्योंकि उनके अंदर कौशल था, उनके अंदर शक्ति थी, उनके अंदर क्षमता था, फिर भी उन्हें शूद्र कहकर बोल दिया गया कि तुम ये नहीं कर सकते। तो व्यक्तिगत एजेंसी को किस प्रकार से बाधित किया ये बताया, और ये सारी चीज़ें बताने के बाद जो है इनके अध्ययन के हिसाब से जो है सामाजिक न्याय और सकारात्मक कार्रवाई होना चालू हो गई। तो समाज पर जो है इनका बहुत ज़्यादा योगदान है।
आगे चले तो आगे कहा जा रहा है कि अपने पूरे करियर के दौरान जो है घुरे अनुभवजन्य अनुसंधान और अंत विषय के जांच के लिए प्रतिबद्ध रहे। यानी कि इनका जो पूरा करियर था इसमें जो है घुरे जो है बहुत ज़्यादा अनुसंधान किया, इन्होंने रिसर्च किया और अंत विषय के जांच के लिए जो प्रतिबद्ध रहे, यानी कि पूरी तरह से समर्पित रहे। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जातिगत गतिशीलता, रिश्तेदारी पैटर्न और अनुसंधान अनुष्ठान प्रथाओं पर डेटा एकत्र करते हुए व्यापक क्षेत्रीय कार्य किया। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों यानी कि कई क्षेत्रों में जो है जातिगत गतिशीलता क्या है, रिश्तेदारी में पैटर्न क्या है, अनुसंधान में प्रथा क्या है, यानी कि जो भी मरने पर या फिर बच्चा पैदा होने पर या फिर शादी होने पर कौन किस किस प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं, इन सारी चीज़ों को उन्होंने जो है पता किया और इन पर डेटा एकत्र करते हुए व्यापक क्षेत्रीय कार्य किया। यानी इस पर बहुत ही व्यापक रूप से बहुत ही बड़े क्षेत्र पर जो है इन्होंने कार्य किया। इन सारी चीज़ों को उन्होंने अध्ययन किया और इन पर कार्य किया। उनकी पद्धतिगत कठोरता और विस्तार पर ध्यान ने भारत में समाजशास्त्रीय जांच के लिए एक मानक स्थापित किया। यानी कि इनकी पद्धतिगत जो कठोरता थी, यानी कि इनके पद्धति में आ गई थी कि इन्होंने कठोर रूप से जो है काफ़ी अच्छे तरीके से जो है विस्तार रूप से जो है भारत में जो है समाजशास्त्रीय जांच के लिए एक मानक स्थापित किया। यानी कि समाजशास्त्र में किस प्रकार से जाँच होनी चाहिए, इसका जो है मानक स्थापित इनकी जाँचों ने किया, क्योंकि इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही ज़्यादा अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करके हर एक क्षेत्र पर जो है विस्तार रूप से ध्यान दिया, जिससे विद्वानों की पीढ़ियों को उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रेरणा मिली। यानी कि इन्होंने जिस डीप लेवल पे जाके इन्होंने जिस गहराई के साथ किसी भी विषय का अध्ययन किया और रिसर्च किया, उनसे जो है आने वाली पीढ़ियां जो थीं उनको जो है इनके नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रेरणा मिली कि हमें भी इन्हीं के जैसा जो है रिसर्च करना चाहिए और समाज के कारणों का पता लगाना चाहिए। आगे चलें तो आगे क्या कहा जा रहा है, तो आगे कहा जा रहा है कि अपनी शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा घुरे जो है भारत में समाजशास्त्र के संस्थागत विकास में सक्रिय रूप से शामिल थे। यानी कि जो इनकी शैक्षणिक गतिविधियां थी, इसके अलावा भी जो है ये समाजशास्त्र के संस्थागत विकास में जो है सक्रिय रूप से शामिल थे। यानी कि समाजशास्त्र का विकास हो, इसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रयास किया। उन्होंने समाजशास्त्र विभागों और अनुसंधान संस्थानों की स्थापना, विद्वानों के बीच बौद्धिक आदान प्रदान और सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने जो समाजशास्त्र के विभाग होते हैं और अनुसंधान संस्थान होते हैं, उनकी स्थापना कैसे हुई इसमें जो है प्रयास किया और योगदान दिया। विद्वानों के बीच जो है बौद्धिक आदान प्रदान किया और सहयोग को बढ़ावा देने में जो है इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। घुरे का नेतृत्व और मार्गदर्शन भारत में समाजशास्त्रियों और मानव विज्ञानियों की अगली पीढ़ी को आकार देने में सहायक था। यानी कि इनका जो नेतृत्व था, जिस तरीके से इनका मार्गदर्शन था समाजशास्त्र में, उसने जो है भारत में समाजशास्त्रियों और मानवशास्त्रियों की अगली पीढ़ी को जो है आकार देने में जो है बहुत ही ज़्यादा सहायता की और ये जो है बहुत ही ज़्यादा सहायक रही, क्योंकि इनके जो रिसर्च वगैरह थे बहुत ही ज़्यादा, जो कहा जा सकता है बहुत ही अच्छे लेवल के थे, जिससे अगले आने वाली पीढ़ियों को जो है बहुत ही ज़्यादा मदद मिली। आगे बात किया जाए अगले स्टेप में, तो कहा जा रहा है कि जीएस घुरे की विरासत भारत में जाति और सामाजिक असमानता पर समकालीन चर्चाओं में गूंजती रही है। यानी कि जो जीएस घुरे की जो विरासत है, यानी कि जिन 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 चीज़ों पे इन्होंने काम किया, वो भारत में जाति हुआ या फिर सामाजिक असमानता हुआ, इन पर जो जब भी चर्चा होती है तो इन्होंने जो भी रिसर्च वगैरह किए हैं, इनकी जो है रिसर्च पेपर वगैरह जो है गूंजते रहते हैं। यानी कि इनका बोलबाला रहता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिसर्च किया है। जाति की जटिलताओं के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि ने सामाजिक न्याय और समावेशिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विद्वानों की बहस और सूचित नीतिगत हस्तक्षेप को समृद्ध किया है। यानी कि जो समाज की जटिलताएं थीं और उनके अंदर तक झांकना, और जिस तरीके से इन्होंने ये सारा काम किया, इससे जो है सामाजिक न्याय बढ़ता है और समावेशिता जो है बढ़ती है। और विद्वानों में जब बहस होती है, उनको जो है सूचित नीतिगत हस्तक्षेप को जो है इन्होंने समृद्ध कर दिया है। आगे कहें तो जाति की जटिल उलझन को उजागर करके घुरे ने न केवल भारतीय समाज के बारे में हमारी समझ को गहरा किया, बल्कि शक्ति, पहचान और सामाजिक परिवर्तन की सार्वभौमिक गतिशीलता पर भी प्रकाश डाला। यानी कि जाति की जो जटिल उलझन होती है कि जाति क्या होती है, इस जटिल उलझन को उजागर किया इन्होंने, और इसको उजागर ना करके केवल भारत समाज के बारे में हमारी समझ को जो है गहरा किया। यानी कि भारत का समाज जो है किस प्रकार से बना हुआ है, इस पर जो है इनके विचार से जो है बहुत ही ज़्यादा समझ गहरी हुई, और इसके साथ ही साथ शक्ति मिली, पहचान मिली, और सामाजिक परिवर्तन जो होना चाहिए उसमें सार्वभौमिक गतिशीलता पर भी जो है इन्होंने। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि जीएस घुरे की जो है जाति पर क्या अवधारणा थी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जीएस घुरे द्वारा दी गई रू अर्बन समुदाय की अवधारणा क्या है। यानी कि जीएस घुरे ने जो है रू अर्बन समुदाय में क्या क्या बातें कही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जीएस घुरे की रू अर्बन समुदाय की अवधारणा एक समुदाय के भीतर ग्रामीण और
शहरी तत्वों के बीच परस्पर क्रिया की सूक्ष्म समझ को समाहित करती है। तो जीएस गुरे की जो रू अर्बन समुदाय की अवधारणा है वो किसी समुदाय के अंदर जो है ग्रामीण और शहरी तत्व जो होते हैं उनके बीच की परस्पर क्रिया जो होती है और उस क्रिया में सूक्ष्म समझ जो होती है उसको जो है समावेशित करती है, समाहित करती है। घुरे एक भारतीय समाजशास्त्री ने उन क्षेत्रों में मौजूद जटिल सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता का वर्णन करने के लिए इस शब्द की शुरुआत की जो ग्रामीण और शहरी जीवन दोनों की विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। तो घुरे ने क्या किया, एक भारतीय समाजशास्त्री थे, ये तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया, और प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे। उन्होंने जो है उन क्षेत्रों में जो है मौजूद जो जटिल सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता का वर्णन था उसको किया और इससे जो है इस शब्द की शुरुआत की। और इसमें क्या कहा उन्होंने, रू अर्बन समुदाय में उन्होंने कहा कि ग्रामीण और शहरी जीवन दोनों की विशेषताएं जो है इसमें होगी, यानी कि इसमें प्रदर्शित किया। आगे बढ़े तो आगे कहा जा रहा है कि घुरे की अवधारणा में गहराई से जानने के लिए उनके काम की प्रासंगिक भूपृष्ठभूमि, उनके सैद्धांतिक ढांचे और समकालीन समाज में रू अर्बन समुदाय के निहितार्थ का पता लगाना आवश्यक है। तो घुरे की अवधारणा में गहराई से अगर आप जानना चाहते हैं तो इससे पहले उनकी प्रासंगिक पृष्ठभूमि क्या थी और उनके जो सैद्धांतिक ढांचे क्या थे और समकालीन समाज क्या था, इसके निहितार्थ का जो है पता लगाना आवश्यक है। आगे बढ़े तो आगे कहा जा रहा है कि घुरे की रू अर्बन समुदाय की खोज भारत में तेज़ी से शहरीकरण की अवधि के दौरान उभरी। यानी कि जब भारत में तेज़ी से शहरीकरण हो रहा था, गांव के लोग शहर की तरफ जा रहे थे और शहर में जो है विकास प्रक्रिया चल रही थी, उस समय जो है उन्होंने रू अर्बन समुदाय की खोज की थी। जहाँ पारंपरिक ग्रामीण समुदाय तेज़ी से शहरीकरण प्रक्रियाओं से प्रभावित हो रहे थे, जहाँ पे परंपरा से जो ग्रामीण समुदाय थे वो शहरीकरण की प्रक्रियाओं से प्रभावित हो रहे थे, 20वीं सदी के मध्य में भारत ने महत्वपूर्ण जनसांख्यिकी बदलावों का अनुभव किया। तो भारत ने जो है महत्वपूर्ण जनसांख्यिकी यानी जनसंख्याओं से संबंधित बदलाव जो है बहुत ज़्यादा हुए। ग्रामीण आबादी आर्थिक अवसरों की तलाश में शहरी केंद्रों की ओर पलायन कर गई। इस प्रवासन के कारण उपनगरीय क्षेत्रों का उदय हुआ। यानी कि जो ग्रामीण आबादी थी, जो गाँव में रहती थी, वो आर्थिक अवसरों के लिए, कमाई के लिए, पैसे के लिए जो है वो शहर के केंद्रों की ओर जो है पलायन करने लगी, यानी कि शहर में जाने लगी। और आज भी हम देख सकते हैं कि ग्रामीण के लोग जो है शहर में आर्थिक अवसर यानी कि कमाई धमाई के लिए जाते हैं। और इसके प्रवासन के कारण जो है उपनगरीय क्षेत्र का उदय हुआ, यानी कि नगरों से जो छोटे हैं उनको उपनगरीय कहा जा रहा है कि छोटे नगरों का जो है उदय हुआ। वे स्थान जो ग्रामीण और शहरी परिवेश के बीच की सीमाओं को धुंधला कर देते हैं, वे स्थान यहाँ पे कहा जा रहा है ये वो स्थान होते हैं जहाँ ग्रामीण और शहरी परिवेश जो है सीमा जो इसकी होती है वो धुंधला हो जाती है। यानी कि यहाँ पे पकड़ना कि ये ग्रामीण क्षेत्र है या शहरी क्षेत्र है ये मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के दोनों लोग जो है घुले मिले रहते हैं। जैसे कि बड़े बड़े शहरों में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे जो है ग्रामीण लोग यानी कि गरीब लोग रहते हैं, काम धाम करते हैं। तो उनकी बस्तियों में अगर आप जाएंगे तो आप ये समझ नहीं पाएंगे कि ये शहर है कि गाँव है, क्योंकि वहाँ का रहन सहन जो है गाँव जैसा रहेगा, ग्रामीण जैसा रहेगा। लेकिन जैसे ही आप 4 कदम आगे जाएंगे इतने बड़े बड़े चौराहे वगैरह दिखेंगे कि आप देखेंगे तो लगेगा कि ये तो शहर है। तो यही यहाँ पे घुरे जी कह रहे हैं। आगे चले तो आगे क्या कह रहे हैं ये कि घुरे की अवधारणा के मूल में यह मान्यता है कि रू अर्बन समुदाय एक अद्वितीय सामाजिक समामेलन का प्रतिनिधित्व करता है जो ग्रामीण परंपराओं और शहरी प्रभावों के सह अस्तित्व की विशेषता है। यानी कि जो घुरे की अवधारणा की मूल मान्यता ये है कि घुरे का ये मानना है कि रू अर्बन समुदाय जो है अद्वितीय सामाजिक सांस्कृतिक सम्मेलन का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि इसके जैसा जो है सामाजिक सांस्कृतिक समामेलन जो है नहीं हो सकता। इसमें क्या कहा जा रहा है कि ग्रामीण परंपराएं और शहरी प्रभाव का सह अस्तित्व की विशेषता है। यानी कि रू अर्बन समुदाय में क्या होता है, ग्रामीण समाज की परंपराएं होती हैं और शहरीकरण के जो प्रभाव हैं वो होते हैं। पारंपरिक ग्रामीण समुदायों को विपरीत रू अर्बन क्षेत्र अक्सर विविध सामाजिक आर्थिक संरचनाओं का प्रदर्शन करते हैं। यानी कि पारंपरिक ग्रामीण समुदाय जो होते हैं उसके विपरीत ये होते हैं, यानी कि रहन सहन जो है ग्रामीणों की तरह ही रहेगा, लेकिन इनके जो है सामाजिक आर्थिक संरचना जो है अलग होगा, यानी कि विविधता होगी उसमें, यानी कि बहुत ही अलग अलग चीज़ें उसमें होती होंगी, जिनमें पारंपरिक कृषि जीवन शैली के साथ आधुनिकता की झलक मिलती है। यानी कि इसमें कृषि तो होगा लेकिन उसमें आधुनिकता के साथ कृषि की जाएगी। जब कोई भी ग्रामीण उपनगरीय या नगरीय की तरफ बढ़ने लगता है और वहाँ पे जो है शहरीकरण की माहौल बनने लगता है, तो वहाँ पे जो लोग होते हैं सारे काम परंपराओं के तहत ही करते हैं, लेकिन उसमें आधुनिकीकरण की झलक दिखती है। यानी कि लोग साइकिल बैलगाड़ियों का उपयोग करना बंद करके ट्रैक्टर ले लेते हैं, ट्रॉली ले लेते हैं, लोग खेती करने में बदलाव करते हैं, लोग दवाइयों को मानने लगते हैं, लोग खाद डालना, लोग बैलों से खेत जोतने के जगह पे जो है ट्रैक्टर से खेत जोतवाने लगते हैं। तो इस तरह की जो परंपराएं हैं ये जो है रहती हैं, लेकिन इसमें बदलाव भी होता है। यही कहा जा रहा है कि विविध सामाजिक आर्थिक संरचनाओं का प्रदर्शन करते हैं और पारंपरिक कृषि जीवन के शैली के साथ जो है आधुनिकता की जो है झलक मिलती है हमें, कहाँ पे, तो रू अर्बन समुदाय में।
आगे बढ़ें तो आगे कहा जा रहा है कि घुरे का सैद्धांतिक ढांचा सामुदायिक गतिशीलता, ग्रामीण समाजशास्त्र और शहरी अध्ययन पर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से लिया गया है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो घुरे का सैद्धांतिक ढांचा है ये वो सामुदायिक गतिशीलता यानी कि समुदायों में किस प्रकार से गतिशीलता होती है, बदलाव होते हैं, ग्रामीण समाजशास्त्र क्या होता है और शहरी अध्ययन क्या होता है, इससे जो है समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से जो है लिया गया है ये सैद्धांतिक ढांचा। यह स्वीकार करते हैं कि रू अर्बन समुदाय एक समरूप इकाई नहीं है। रू अर्बन समुदाय को कहा जा रहा है कि यह एक समरूप इकाई नहीं है बल्कि विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों का मिश्रण है, क्योंकि इसमें जो है ग्रामीण के भी जो तत्व हैं शामिल हैं, शहर के भी तत्व शामिल हैं, तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो है विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों का जो है मिश्रण है। घुरेरू अर्बन परिदृश्य को आकार देने वाले सामाजिक आर्थिक संबंधों, सांस्कृतिक प्रथाओं और शक्ति गतिशीलता को समझने के महत्व पर जोर देते हैं। यानी कि घुरे जो है रू अर्बन परिदृश्य को आकार देने के लिए जो है जो सामाजिक आर्थिक संबंध होते हैं, सांस्कृतिक प्रथाएं होते हैं और शक्ति गतिशीलता जो है इसके समझने पर जो है ये महत्व पर जोर देते हैं। आगे बढ़े तो आगे कहा जा रहा है कि घुरे के विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण पहलू रू अर्बन समुदाय के भीतर संक्रमण की धारणा है। वह देखता है कि यानी कि घुरे देखते हैं कि शहरी मूल्यों, प्रौद्योगिकियों और संस्थानों के संपर्क में आने पर पारंपरिक कृषि समाज कैसे परिवर्तन से गुजरते हैं। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब जो है शहरी मूल्यों, प्रौद्योगिकियों और संस्थानों के संपर्क में आने पर जो है जो पारंपरिक कृषि होते हैं, जो पहले से जो समाज में कृषि होते आ रहा है, जैसे बैल का उपयोग करके खेत जोतना, बैलों से जो है सामान ढोना, इन पर जो है जब शहरीकरण का प्रभाव पड़ता है तो इनमें जो है किस प्रकार से परिवर्तन होता है, यह जो है रू अर्बन समुदाय में जो है देखते हैं। यह परिवर्तन आजीविका पैटर्न, पारिवारिक संरचनाओं और सांस्कृतिक प्रथाओं में बदलाव के रूप में प्रकट होता है। यानी कि इस परिवर्तन से हमें आजीविका पैटर्न यानी कि लोगों की आजीविका के साधन बदल जाते हैं, पारिवारिक संरचनाएं भी बदलती हैं, सांस्कृतिक प्रथाओं में भी जो है बदलाव होता है और ये जो है बदलाव के रूप में जो है ये प्रकट होता है यानी कि दिखाई देता है, जिससे ग्रामीण परिवेश के भीतर मिश्रित पहचान का उदय होता है। और इससे क्या होता है, जो ग्रामीण परिवेश होता है इसमें मिश्रित पहचान का उदय होता है, यानी कि मिक्स हो जाती हैं क्या शहरीकरण के तत्व भी ग्रामीण तत्वों में जो है मिक्स हो जाते हैं, तो मिश्रित पहचान का जो है उदय होता है। आगे बढ़े तो आगे कहा जा रहा है कि घुरे की रू अर्बन समुदाय की अवधारणा इन क्षेत्रों के स्थानिक संगठन पर भी प्रकाश डालती है। पारंपरिक ग्रामीण गांव या शहरी केंद्रों के विपरीत रू अर्बन समुदाय में अक्सर आवासीय, वाणिज्यिक और कृषि स्थानों के बीच स्पष्ट चित्रण का अभाव होता है। यह स्थानिक तरलता रू अर्बन सेटिंग के भीतर सामाजिक संपर्क और आर्थिक गतिविधियों की गतिशील प्रकृति को दर्शाती हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो घुरे की रू अर्बन की अवधारणा है इनसे जो है क्या होता है, इन क्षेत्रों के जो स्थानिक संगठन है इन पर भी जो है प्रकाश पड़ता है, यानी कि इन पर भी जो है प्रकाश डालती है रू अर्बन समुदाय की अवधारणा। जबकि पारंपरिक ग्रामीण गांव या शहरी केंद्रों के विपरीत जो है रू अर्बन समुदाय में क्या होता है कि इसमें जो है आवासीय, वाणिज्यिक और कृषि स्थानों के बीच स्पष्ट चित्रण का अभाव होता है। यानी कि स्पष्ट रूप से हम नहीं कह सकते हैं कि यह ग्रामीण क्षेत्र है या फिर शहरी क्षेत्र है, क्योंकि दोनों चीज़ें क्या होती हैं, मिक्स होती हैं। तो ये कहा जा रहा है कि इसमें पारंपरिक ग्रामीण गांव हुआ या फिर शहरी केंद्र हुआ, इसके विपरीत जो है इसमें चित्रण होता है, इसमें दोनों का मिक्स रहता है। यह स्थानिक तरलता रू अर्बन सेटिंग के भीतर सामाजिक संपर्क और आर्थिक गतिविधियों की गतिशील प्रकृति को दर्शाती है। यानी कि इसमें सामाजिक संपर्क होता है और आर्थिक गतिविधियों की गतिशील प्रकृति होती है जो हमें दिखती है। आगे बढ़े तो आगे कहा जा रहा है कि इसके अलावा जो है घुरे रू अर्बन परिदृश्य को आकार देने में बुनियादी ढांचे के विकास और शासन की भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। जैसे जैसे उपशहरी क्षेत्र बुनियादी ढांचे के उन्नयन और प्रशासनिक हस्तक्षेप का अनुभव करते हैं, वे और अधिक परिवर्तन से गुजरते हैं, जिससे ग्रामीण और शहरी शासन संरचनाओं के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती है। यानी कि जैसे जैसे उपशहरी क्षेत्र बुनियादी ढांचे के उन्नयन और प्रशासनिक हस्तक्षेप का अनुभव करते हैं, जैसे जैसे जो उपशहरीकरण होता है, उपशहर बनता है ग्रामीण क्षेत्र से, वो क्या होता है अधिक परिवर्तन से जैसे जैसे गुजरता है, उसमें जो शहरी शासन संरचनाओं के बीच सीमाएं होती हैं वो धुंधली हो जाती हैं। तो ग्रामीण और शहर का जो है और धुंधला चित्रण हो जाता है, क्योंकि दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि परंपराओं से वहाँ के रहने वाले लोग ग्रामीण होते हैं लेकिन उन पर शहरीकरण का जो है प्रभाव होता है। घुरे की अवधारणा के निहितार्थ अकादमिक प्रवचन से परे नीतिगत बहस और विकास पहलों को प्रभावित करते हैं। यानी कि अगर इसकी बात की जाए घुरे की अवधारणा की, तो ये जो है नीतिगत और बहस जो होता है, यानी कि नीतियों को लेकर जब बहस होती है किसी भी नीति को बनाने के लिए, और विकास की पहल जो होते हैं इससे जो है प्रभावित होते हैं, जिसका उद्देश्य रू अर्बन समुदाय द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करता है। यानी कि इसका उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है, रू अर्बन समुदाय द्वारा प्रस्तुत जो चुनौतियाँ होती हैं उनके अवसरों को जो है संबोधित करता है, उनको जो है रिप्रेजेंटेशन करता है, दिखाता है कि जो रू अर्बन समुदाय की चुनौतियां हैं उनको।
आगे बढ़े तो आगे कहा जा रहा है कि इन क्षेत्रों में रहने वाली विविध आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने वाली सतत विकास रणनीतियों को लागू करने के लिए रू-अर्बन गतिशीलता की जटिल प्रकृति को पहचानना महत्वपूर्ण है। कहा जा रहा है कि इन क्षेत्रों में रहने वाली जो आबादी होती है उनकी ज़रूरत को पूरा करना है, उनमें विकास करना है, तो उनके लिए जो रणनीतियों को लागू करना है, इसके लिए जो रू-अर्बन गतिशीलता की जटिल प्रकृति होती है इनको पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर हम पहचानेंगे नहीं कि रू-अर्बन समुदाय की प्रकृति कैसी है तो उनमें विकास और उनमें रहने वाली आबादी की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे। आगे चले तो आगे कहा जा रहा है कि समकालीन समाज में जो है घुरे की रू-अर्बन समुदाय की अवधारणा की प्रासंगिकता लगातार गूंजती रहती है, विशेष रूप से तेजी से शहरीकरण, पर्यावरणीय गिरावट, सामाजिक आर्थिक असमानताओं के संदर्भ में। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि समकालीन जो समाज है उसमें घुरे की रू-अर्बन समुदाय की अवधारणा जो है लगातार गूंजती रहती है, यानी कि लगातार लोगों को दिखाई देती रहती है, विशेष रूप से तेजी से शहरीकरण, पर्यावरणीय गिरावट और सामाजिक आर्थिक असमानताओं के संदर्भ में। यानी कि जब तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है तो उसमें पर्यावरणीय गिरावट हो रहा है, यानी कि पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, और सामाजिक आर्थिक असमानता जब बढ़ रही होती है तब जो है इनकी जो अवधारणा होती है वो लगातार जो है चर्चा में रहती है। जैसे जैसे उपनगरीय क्षेत्रों का विस्तार और विकास हो रहा है, यानी कि जैसे जैसे जो उपनगरीय क्षेत्र हैं उनका विस्तार हो रहा है और विकास हो रहा है, समावेशी विकास और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण और शहरी ताकतों के बीच जटिल अंतर संबंध को समझना अनिवार्य हो जाता है। यानी कि जो जैसे जैसे इनमें विकास हो रहा है, एकजुटता हो रही है, सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा मिल रहा है, इस विकास के साथ और इसको एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच क्या हो रहा है, जो जटिल अंतर संबंध है उनको समझना अनिवार्य हो जा रहा है। अगर इनको नहीं हम समझते हैं तो जो ग्रामीण और शहर का जो भी मेल है, तालमेल, वो बिगड़ जाएगा। तो इसके लिए कहा जा रहा है कि समावेशी विकास और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए जो है ग्रामीण और शहरी ताकतों के बीच जटिल अंतर संबंध को समझना जो है अनिवार्य हो जाता है। अगर नहीं समझा जाता है तो इसकी जो है तालमेल में गड़बड़ी हो जाएगी। आगे कहा जा रहा है कि अंत में जीएस घुरे की रू-अर्बन समुदाय की अवधारणा ग्रामीण शहरी विभाजन को फैलाने वाले क्षेत्रों में निहित जटिल सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। ग्रामीण समुदायों के संक्रमण, स्थानिक संगठन और शासन संरचनाओं की जांच करके घुरे समकालीन समाज की बहुमुखी प्रकृति को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। तेजी से बढ़ते शहरीकरण वाले विश्व में सतत विकास और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकासों की विविधता और गतिशीलता को अपनाना आवश्यक है। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जहाँ पे बहुत तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है और ग्रामीण क्षेत्र जो है शहरीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, वहाँ पे हमें जो है समावेशी यानी कि एक ओवरऑल डेवलपमेंट यानी कि विकास के बढ़ावा देने के लिए जो है ग्रामीण क्षेत्रों की विविधता और गतिशीलता को अपनाना जो है काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि रू-अर्बन समुदाय की क्या अवधारणा थी। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि रू-अर्बन समुदाय में जो घुरे हैं उन्होंने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को किस प्रकार से मेल जोल और किस प्रकार से ग्रामीण जो है शहरीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं अगर हम उनको मिला के नहीं समझ पाते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा कि अगर ग्रामीण जो समाज है अगर उसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं और शहरी समाज जो है उसको समझ नहीं पाते हैं तो वहाँ पे रहने वाली आबादी की ज़रूरतों को नहीं पूरा कर पाएंगे, वहाँ पे सतत विकास नहीं कर पाएंगे। तो इन सारी गतिशीलताओं को जो है हमें समझना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि जीएस घुरे की जो है जो भी है ये रू-अर्बन समुदाय की अवधारणा क्या है। आगे चलें, अब अगला टॉपिक कहें तो अगला टॉपिक है हमारा डीएन मजूमदार का ट्राइबल इंटीग्रेशन। यानी कि डीएन मजूमदार जो समाजशास्त्री हैं, इन्होंने जो है ट्राइबल इंटीग्रेशन पर क्या कहा था। यानी कि ट्राइबल जो भी जनजातियाँ होती हैं उनकी एकजुटता को लेकर इनका क्या विचार था, क्या जो है अवधारणा था। इसमें देखते हैं तो कहा जा रहा है कि डीएन मजूमदार जो है ट्राइबल इंटीग्रेशन मानव विज्ञान और समाजशास्त्र के क्षेत्र में एक मौलिक कार्य है। यानी कि डीएन मजूमदार का जो है ट्राइबल इंटीग्रेशन क्या है, मानव विज्ञान और समाजशास्त्र के क्षेत्र में जो है एक मौलिक कार्य है, बहुत ही अच्छा कार्य है। इन्होंने ट्राइबल इंटीग्रेशन पर जो कार्य किया है, जिसके लेखक प्रसिद्ध विद्वान धीरेन्द्र नाथ मजूमदार, यानी कि डीएन मजूमदार का पूरा नाम क्या है, धीरेन्द्र नाथ मजूमदार। यह व्यापक अध्ययन बड़े सामाजिक ढांचे के भीतर जनजातीय एकीकरण की जटिल प्रक्रिया पर प्रकाश डालता है। यानी कि यह व्यापक अध्ययन यानी कि जो ट्राइबल इंटीग्रेशन है, जिसे कि हम लोग जनजातीय एकीकरण कहेंगे, ये जो है यह अध्ययन जो है बड़े सामाजिक ढांचे के भीतर, यानी कि एक बड़ा सामाजिक ढांचा है उसके भीतर जो है जनजातीय एकीकरण यानी कि जनजातियों के एकीकरण की जटिल प्रक्रिया पर जो है प्रकाश डालता है डीएन मजूमदार का ट्राइबल इंटीग्रेशन। जनजातीय समुदायों और मुख्यधारा समाज के बीच बातचीत की गतिशीलता को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की जांच करता है। इस निबंध में मैं मजूमदार के काम का एक विस्तृत विश्लेषण प्रदान करूंगा। यानी कि यहाँ पे अगर आप
क्वेश्चन लिखते हैं, आंसर क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं एग्जाम में, तो क्या लिखेंगे कि इस निबंध में जो है मैं मजूमदार के कार्य का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करूंगी या करूंगा, जिसको कि हम लोग देखने वाले हैं। इसके प्रमुख विषयों कार्यप्रणाली और आदिवासी एकीकरण की हमारी समझ में योगदान की खोज करूंगा। यानी कि इसमें क्या क्या किया जाएगा कि इसमें जो कार्यप्रणाली है और आदिवासी एकीकरण की हमारी समझ में जो है योगदान की खोज करूंगा, यानी कि जो भी इन्होंने योगदान किया है उसकी खोज करूंगा। आगे चले तो आगे कहा जा रहा है कि डी.एन. मजूमदार जो है भारतीय मानव विज्ञान में एक अग्रणी व्यक्ति थे, जिनका शोध बड़े पैमाने पर आदिवासी समुदायों और व्यापक सामाजिक संरचना के साथ उनकी बातचीत पर केंद्रित था। यानी कि डी.एन. मजूमदार जो थे वो मानव विज्ञान में एक अग्रणी व्यक्ति थे, यानी कि मानव विज्ञान के बहुत ही ज़्यादा बड़े जानकार थे और इनके शोध जो है बड़े पैमाने पर आदिवासी समुदायों और व्यापक सामाजिक संरचना के साथ उनकी बातचीत पर केंद्रित था। यानी कि ये आदिवासी समुदायों पर जो है बड़े पैमाने पर जो भी है रिसर्च वगैरह करते रहते थे। आदिवासी एकीकरण यानी कि आदिवासियों को एक करना या एकीकरण इनका करना, इस विषय के साथ उनके दशकों पुराने जुड़ाव की परिणति का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें जनजातीय समाजों के मुख्य धारा में एकीकरण की जटिलताओं को उजागर करने के लिए क्षेत्रीय कार्य, अभिलेखन, अनुसंधान और सैद्धांतिक ढांचों का उपयोग किया गया है। यानी कि जो डी.एन. मजूमदार है उन्होंने क्या किया था कि जनजातियों को एकीकरण करने के लिए उनके अंदर क्या जटिलताएँ हैं उनको उजागर करना, उनको लेकर क्षेत्रीय कार्य करना, अभिलेखीय अनुसंधान यानी कि रिसर्च करना और सैद्धांतिक ढांचे का उपयोग करना, ये सारी चीज़ जो है डी.एन. मजूमदार ने जो है की थी जनजातियों के एकीकरण के लिए। आगे बढ़े तो आगे क्या कहा जा रहा है कि पुस्तक आदिवासी एकीकरण की अवधारणा को रेखांकित करते हुए इसकी बहुमुखी प्रकृति और ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों की परस्पर क्रिया पर जोर देते हुए शुरू होती है। यानी कि पुस्तक आदिवासी एकीकरण जो इन्होंने लिखी है डी.एन. मजूमदार ने जो है वो क्या करती है, आदिवासी एकीकरण की अवधारणा को रेखांकित करते हुए, यानी कि जो आदिवासी एकीकरण है उसकी अवधारणा क्या है, इसको रेखांकित करते हुए इसकी बहुमुखी प्रकृति यानी कि इसकी बहुमुखी यानी कई मुखों वाली जो प्रकृति है, ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों की परस्पर क्रिया पर जोर देते हुए जो है शुरू होती है आदिवासी एकीकरण की अवधारणा। मजूमदार का तर्क है कि आदिवासी एकीकरण को एक एकल लेंस के माध्यम से नहीं देखा जा सकता, यानी कि एक नज़रिए से हम जो आदिवासी एकीकरण है उसको नहीं देख सकते हैं, इसके कई नज़रिए से जो है देखना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए एक सूक्ष्म विश्लेषण की आवश्यकता है। आगे मजूमदार कहते हैं कि इसको एक लेंस से नहीं देखा जा सकता है आदिवासी एकीकरण को, इसके लिए हमें क्या एक सूक्ष्म विश्लेषण की आवश्यकता है जो विभिन्न आदिवासी समूहों के विविध अनुभव और संदर्भों को ध्यान में रखे। यानी कि एक इसे ऐसे सूक्ष्म विश्लेषण की आवश्यकता है जो विभिन्न यानी कि अलग अलग आदिवासी समूहों के जो अलग अलग विविध अनुभव हैं और संदर्भ हैं उनको जो है ध्यान में रखे, तब हम जो है आदिवासी एकीकरण को जो है देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे बढ़े तो आगे कहा जा रहा है कि मजूमदार के काम में खोजे गए केंद्रीय विषयों में एक आदिवासी एकीकरण की प्रक्रिया में परंपरा और आधुनिकता के बीच द्वंद्वात्मक संबंध है, यानी कि डुअलिज्म का संबंध, डुअलिज्म का रिलेशन है इनके परंपरा और आधुनिकता के बीच। उनका तर्क है कि जहां पारंपरिक जनजातीय प्रथाओं और संस्थानों में आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण के कारण परिवर्तन हो रहे हैं, वहीं वे आत्मसातीकरण के खिलाफ पहचान और प्रतिरोध के लचीले मार्कर के रूप में भी काम करते हैं। यानी कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जहाँ पे जनजाति प्रथा जो है और जनजाति प्रथाओं और संस्थान जो हैं उनमें आधुनिकीकरण के कारण और वैश्वीकरण के कारण यानी कि मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के कारण जो है परिवर्तन हो रहे हैं, वही वे आत्मसीकरण के खिलाफ पहचान और प्रतिरोध के लचीले मार्कर के रूप में भी काम करते हैं। यानी कि जो आत्मस्थितीकरण है उसके खिलाफ पहचान और प्रतिरोध के लचीले मार्कर के रूप में जो है ये काम करते हैं। केस स्टडी और निर्वंशीय विज्ञान खातों के माध्यम से मजूमदार बताते हैं कि कैसे जनजातियाँ आधुनिकता के दबाव के साथ अपने सांस्कृतिक विरासत के साथ समझौता करती हैं। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो केस स्टडी इन्होंने की है उसमें ये बता रहे हैं कि कैसे जनजातियाँ जो है आधुनिकता के साथ जो है दबावों के साथ, यानी कि जब आधुनिकता होती है तो उसके दबाव बढ़ जाते हैं, यानी कि आधुनिक चीज़ों के दबाव में जो है वे अपने सांस्कृतिक विरासत को इसके साथ समझौता कर रहे हैं। यानी कि जो उनकी सांस्कृतिक विरासत है उनको उन्हें छोड़ना पड़ रहा है। बहुत सारे जंगल होते हैं, पहाड़ होते हैं जो जनजातियों के आसपास होते हैं, लेकिन आधुनिकीकरण में रोड बनाए जाते हैं, वहाँ पे कंपनियाँ वगैरह बैठती हैं, वहाँ के जो संसाधन हैं उनको दोहन किया जाता है, जिससे कि वहाँ की जो भी विरासत है उसके साथ उन्हें समझौता करना पड़ता है। क्योंकि आधुनिकीकरण कहीं ना कहीं अच्छी लगती है उनको भी, अगर अच्छी नहीं भी लगती है तो जो सरकारें हैं और जो कंपनियां वगैरह हैं वो वहाँ के वस्तुओं का दोहन करने के लिए हर संभव प्रयास करती हैं। तो इस प्रकार से जो है जनजातियों के ऊपर जो है आधुनिकता का दबाव हो जाता है और वे अपने सांस्कृतिक जो विरासत है उनके साथ जो है समझौता कर लेती हैं और रहन सहन भी उनका इनसे जो है काफ़ी चेंज होता है। अक्सर अभिव्यक्ति के मिश्रित रूपों को अपनाती हैं जो निरंतरता और परिवर्तन दोनों को दर्शाते हैं। यानी कि अक्सर ये जो है अभिव्यक्ति यानी कि कोई भी बात बोलने के मिश्रित रूप को जो है अपनाती हैं और निरंतरता और परिवर्तन दोनों को दर्शाते हैं। यानी ये क्या कहता है, निरंतरता और परिवर्तन दोनों इसमें दिखाई देते हैं जो अभिव्यक्ति के मिश्रित रूप होते हैं।
आगे बढ़े तो आगे कहा जा रहा है कि मजूमदार के विश्लेषण का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू आदिवासी एकीकरण के प्रक्षेप्य पथ को आकार देने में राज्य के नीतियों और विकासात्मक हस्तक्षेपों की भूमिका है। वह जनजातीय कल्याण और विकास के उद्देश्य से सरकारी पहलों की आलोचनात्मक जांच करते हैं और जनजातीय समुदाय पर उनके अक्सर अस्पष्ट प्रभाव पर प्रकाश डालते हैं। यानी कि मजूमदार का जो विश्लेषण है जनजातीय एकीकरण पर, ये जो है एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू आदिवासी एकीकरण के प्रक्षेप पथ पर आकार देने में राज्य की नीतियों और विकासात्मक हस्तक्षेपों की भूमिका है। यानी कि इनका जो विश्लेषण है वो क्या है, राज्य की जो नीतियाँ होती हैं और विकासात्मक हस्तक्षेप होते हैं उनमें उनकी जो है भूमिका है। वह जनजातीय कल्याण और विकास के उद्देश्य से सरकारी पहलों की आलोचनात्मक जांच करते हैं। यानी कि जनजाति का कल्याण हो और विकास हो सही मायने में, इस उद्देश्य से जो है सरकारी जो पहल हो रहे हैं उन क्षेत्रों में उनकी आलोचनात्मक जांच करते हैं। यानी कि उनमें जो कमियां हैं उनको निकालते हैं और जनजातीय समुदाय पर उनके अक्सर अस्पष्ट प्रभाव पर प्रकाश डालते हैं। यानी कि जो उन पे प्रभाव पड़ेंगे, जो अस्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट हैं, उन पर जो भी है यह प्रभाव डालते हैं। राज्य के हस्तक्षेप के सकारात्मक पहलू है। राज्य का यहाँ पे कहने का मतलब है सरकार जो है उसकी हस्तक्षेप, यानी कि जब कोई भी सरकार जो है हस्तक्षेप करती है उसके सकारात्मक पहलू है, जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक बेहतर पहुंच को स्वीकार करते हुए मजूमदार शीर्ष नीचे दृष्टिकोण के नुकसान को भी रेखांकित करते हैं। यानी कि राज्य के जो सकारात्मक पहलू हैं कि जैसे कि जनजातीय क्षेत्र में शिक्षा बढ़े, स्वास्थ्य सेवा बेहतर हो, इन सभी को स्वीकार करते हैं मजूमदार। लेकिन आगे वो शीर्ष नीचे दृष्टिकोण के नुकसान को भी रेखांकित करते हैं। यानी कि वो ये भी बताते हैं कि जो नुकसान होगा अगर जो भी सरकार है, जो भी राज्य है, वो अगर किसी जनजातीय क्षेत्र में और कोई ऐसे काम करते हैं और उनसे कौन कौन से नुकसान होते हैं उनको भी जो है मजूमदार बताते हैं। आगे चलें तो आगे कहा जा रहा है कि जो स्थानीय गतिशीलता और आकांक्षाओं को ध्यान में रखने में विफल होते हैं। यानी कि ये जो नुकसान होते हैं वो स्थानीय गतिशीलता और आकांक्षाएं जो होती हैं वहाँ को, उनका ध्यान रखने में जो है विफल होते हैं, यानी कि फेल हो जाते हैं, वो सही साबित नहीं होते हैं। वह विकास के लिए अधिक सहभागी और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील दृष्टिकोण के लिए तर्क देते हैं, जो आदिवासी समुदायों को एकीकरण का अपना रास्ता तय करने के लिए सशक्त बनाता है। यानी कि ये क्या करते हैं, विकास के लिए अधिक सहभागी, यानी कि सहभागिता बढ़े और सांस्कृतिक रूप से अधिक संवेदनशील दृष्टिकोण हो, इसके लिए वो क्या करते हैं, तर्क देते हैं। वो चाहते हैं कि जो विकास हो उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी हो, लेकिन जो सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील दृष्टिकोण है उस पर भी जो है अपना तर्क देते हैं। इससे क्या होता है, आदिवासी समुदायों का एकीकरण होता है और इससे जो है आदिवासी समुदायों का अपना रास्ता तय करने के लिए सशक्त बनाता है। आगे चले तो आगे कहा जा रहा है कि मजूमदार का काम सामाजिक संबंधों के जटिल नेटवर्क पर भी प्रकाश डालता है। यानी कि जो मजूमदार का काम है वो सामाजिक संबंधों के जटिल नेटवर्क जो हैं उन पर भी जो है प्रकाश डालता है, जो अंतरजातीय गठबंधन, अंतर्विवाह और प्रवासन सहित आदिवासी एकीकरण में मध्यस्थता करता है। यानी कि ये कहते हैं कि इनका जो क्या कहना है कि इनका जो काम है, यानी कि जो इन्होंने ट्राइबल इंटीग्रेशन पर काम किया है, वो सामाजिक संबंधों के जटिल नेटवर्क जो है, यानी कि जो समाज में संबंध है उनके जटिल नेटवर्क पर भी जो है ये प्रकाश डालता है, जो कि हैं अंतरजातीय गठबंधन, यानी कि जो अलग अलग जातियों के बीच गठबंधन होता है, अंतर्विवाह यानी कि जातियों के अंदर अपने कुल गोत्रों के अंदर विवाह, प्रवासन यानी कि लोग एक दूसरे जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, आदिवासी एकीकरण में मध्यस्थता का काम करता है। यानी कि जो आदिवासी एकीकरण है उनमें उनके मध्य जो है, जिसे कहते हैं कि बीच बचाव करना, यानी कि बीच में जाकर दोनों को मैनेज करना, दोनों को तालमेल बैठाना, इसका जो है ये काम करता है। वह दर्शाता है कि कैसे ये अंतःक्रियाएं आदिवासी और गैर आदिवासी आबादी के बीच की सीमाओं को धुंधला करने में योगदान करती हैं। यह क्या दर्शाता है कि कैसे ये अंतःक्रियाएं, जो अंदरूनी क्रियाएं हैं, वो आदिवासी और गैर आदिवासी, यानी कि जो आदिवासी हैं और जो आदिवासी नहीं हैं, उनकी सीमाओं के बीच को धुंधला करने में जो है योगदान करती हैं। हम बनाम वे के सरलीकरण द्वंद्व को चुनौती देती हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विस्तृत केस के अध्ययनों के माध्यम से मजूमदार सांस्कृतिक आदान प्रदान और आवास की जटिल प्रक्रियाओं को स्पष्ट करते हैं, जो आदिवासी एकीकरण की गतिशीलता की विशेषता है। यानी कि ये जो है हम बनाम वे, यानी कि हम लोग और वे लोगों के बीच जो है सरलीकृत द्वंद्व को जो है ये चुनौती देते हैं। और भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विस्तृत केस अध्ययनों के माध्यम से, यानी कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो केस स्टडीज हुई हैं, केस अध्ययन हुए हैं, उनके माध्यम से जो है मजूमदार सांस्कृतिक आदान प्रदान और आवास की जटिल प्रक्रियाओं को स्पष्ट करते हैं। जो सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है और आवास की जटिलता होती है उसकी प्रक्रियाओं को स्पष्ट करते हैं, और आदिवासी एकीकरण की गतिशीलता की यही जो है विशेषता है। आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है कि इसके अलावा मजूमदार आदिवासी एकीकरण के आर्थिक आयामों, भूमि स्वामित्व के पैटर्न, संसाधन वितरण और आजीविका रणनीतियों का विश्लेषण करने पर विशेष ध्यान देते हैं। यानी कि मजूमदार क्या करते हैं, इसके आगे आदिवासी एकीकरण में जो है आर्थिक आयाम, जो यानी कि आर्थिक रूप से जो कौन कौन से आयाम हो सकते हैं, कौन कौन से आदिवासियों को नुकसान या फायदे हो सकते हैं, भूमि स्वामित्व यानी कि भूमि पर जो है किसका स्वामित्व रहेगा,
यानी कि कौन जो है भूमि के मालिक रहेगा। संसाधन वितरण, यानी कि वहाँ पे जो संसाधन है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ होती हैं, जंगल होते हैं, जंगलों में जड़ी बूटी औषधि होती है, लेकिन कोई कंपनी चाहती है कि वहाँ के सारे पेड़ों को कटवाना, तो वहाँ पे किस प्रकार से संसाधनों का वितरण हो जिससे आदिवासी को फ़ायदा या नुकसान, सारी चीज़ों की बात की जाती है। आजीविका रणनीति, यानी कि वहाँ के लोगों की आजीविका कैसे चलनी चाहिए, इसका जो है विश्लेषण करने पर जो है विशेष ध्यान देते हैं मजूमदार। वह आदिवासी समुदायों के सामाजिक आर्थिक कल्याण पर भूमि अलगाव, औद्योगिकरण और विस्थापन के प्रभाव की जांच करते हैं। मजूमदार क्या करते हैं, आदिवासी समुदाय जो हैं उनके सामाजिक आर्थिक कल्याण पर जो है, यानी कि उनका सामाजिक आर्थिक कल्याण हो, इसके लिए भूमि अलगाव पर, औद्योगिकीकरण, यानी कि वहाँ पे कोई उद्योगों की स्थापना हो रही है या फिर विस्थापन वहाँ के लोगों का किया जा रहा है, इन सभी के प्रभावों की जो हो वो जाँच करते हैं और उन संरचनात्मक असमानताओं पर प्रकाश डालते हैं जो उनके हाशिए पर बने रहते हैं। यानी कि इन सब कारणों से, यानी कि औद्योगिकीकरण, विस्थापन या फिर भूमि अलगाव के कारण जो है कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, इन सभी संरचनात्मक असमानताओं पर जो है प्रकाश डालते हैं, क्योंकि जो जो उनके हाशिए पर बने रहते हैं, यानी कि जो उनके लिए होने वाले रहते हैं, उन पर जो है प्रकाश डालते हैं। साथ ही वह आर्थिक चुनौतियों के सामने लचीलेपन और अनुकूलन के उदाहरणों को प्रदर्शित करते हुए जनजातीय एजेंसी और उद्यमिता के उदाहरणों की खोज करता है। यानी कि यह क्या करता है, आर्थिक चुनौतियों के सामने जो लचीलापन है और अनुकूलन के उदाहरण को जो है प्रदर्शित करता है, ये जो अध्ययन होता है उनका वो, और जनजातीय एजेंसी और उद्यमिता के उदाहरण की जो है खोज करता है। आगे बढ़े तो आगे कहा जा रहा है कि पद्धतिगत रूप से जो है मजूमदार का दृष्टिकोण जो है गुणात्मक अनुसंधान विधियों के संयोजन की विशेषता है। यानी कि जो पद्धति के रूप में अगर देखा जाए, इनका जो दृष्टिकोण है वो गुणात्मक अनुसंधान की विधियों के संयोजन की जो है विशेषता है, जिसमें प्रतिभागी अवलोकन, साक्षात्कार और अभिलेखीय विश्लेषण शामिल है। यानी इन गुणात्मक अनुसंधान में क्या क्या शामिल है, तो प्रतिभागी अवलोकन, यानी कि प्रतिभाग करके अवलोकन करना, साक्षात्कार यानी कि जैसे कि इंटरव्यू कहते हैं, अभिलेखीय विश्लेषण, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें शामिल हैं इनके दृष्टिकोण में। अपने व्यापक क्षेत्रीय कार्य अनुभव के आधार पर वह समृद्ध नरवंश विज्ञान विवरण प्रदान करते हैं। यानी कि अपने व्यापक क्षेत्रीय कार्य अनुभव के आधार पर जो है वो एक समृद्ध, यानी कि जिसमें सारी चीज़ें समाहित हों, ऐसा जो है नरवंश विवरण प्रदान करते हैं, जो आदिवासी समुदायों की वास्तविक वास्तविकताओं और मान्यता और सशक्तिकरण के लिए उनके चल रहे संघर्षों को दर्शाते हैं। ये सारे अध्ययन जो है क्या दिखाते हैं, आदिवासी समुदाय में जो वास्तविकता है उसको, आदिवासी समुदाय की जो मान्यता है और आदिवासी समुदाय की सशक्तिकरण और उनके मध्य जो संघर्ष चल रहा है, उनको जो है इनके अध्ययन जो है दर्शाते हैं। आगे बात करें तो आगे कहा जा रहा है कि सैद्धांतिक योगदान के संदर्भ में मजूमदार का काम पहचान निर्माण, सांस्कृतिक संकरता और शक्ति गतिशीलता जैसी अवधारणाओं से जुड़कर आदिवासी एकीकरण की हमारी समझ को समृद्ध करता है। यानी कि सैद्धांतिक योगदान के संदर्भ में अगर हम देखें तो ये सांस्कृतिक संकरता, शक्ति गतिशीलता जैसी अवधारणाओं से जुड़कर जो है आदिवासी एकीकरण की जो हमारी समझ है उसको समृद्ध बनाता है। यानी कि सभी तरीकों से जो है एक अच्छा जो है चीज़ बनाता है। वह आदिवासी पहचान की अनिवार्यतावादी धारणाओं को चुनौती देता है। यानी कि यह क्या करता है, आदिवासी पहचान की अनिवार्यतावादी जो धारणा है उनको जो है चुनौती देता है। ऐतिहासिक आकस्मिकताओं और बाहरी प्रभावों से आकर लेने वाली इसकी तरल और आकस्मिक प्रकृति पर जोर देता है। एकीकरण की प्रक्रिया में सामाजिक जनजातीय अभिनेताओं की एजेंसी को अग्रभूमि में रखकर मजूमदार सामाजिक परिवर्तन की अधिक सूक्ष्म समझ प्रदान करते हैं। यानी कि इन सारी चीज़ों को मिलाकर कहा जा रहा है कि सामाजिक परिवर्तन की जो अधिक सूक्ष्म समझ को जो है मजूमदार प्रदान करते हैं इन सारे प्रक्रियाओं में। आगे कहा जा रहा है कि जो परंपरा और आधुनिकता के सरलीकृत बाइनरी से परे हैं, यानी कि ये जो है परंपरा और आधुनिकता के सरलीकृत बाइनरी से जो है अलग हैं, परे हैं। निष्कर्षतः कहा जा रहा है कि निष्कर्षतः डीएन मजूमदार जनजातीय एकीकरण, जनजातीय समाजों और व्यापक सामाजिक ताने बाने के साथ उनकी जटिल अंतःक्रियाओं के अध्ययन में एक ऐतिहासिक योगदान का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि जनजातीय एकीकरण जो है जनजातीय समाजों और व्यापक सामाजिक जो ताने बाने हैं उनके साथ जो है जटिल अंतःक्रियाओं के अध्ययन में जो है एक ऐतिहासिक योगदान का प्रतिनिधित्व करता है। ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों के कठोर विश्लेषण के माध्यम से मजूमदार इस चल रही प्रक्रिया में निहित चुनौतियों और संभावनाओं दोनों पर प्रकाश डालते हैं। यानी कि मजूमदार क्या करते हैं, ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों के कठोर विश्लेषण के माध्यम से जो है वो उन्होंने जो विश्लेषण, वो एनालाइज जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, तो इन्होंने जो है कठोर विश्लेषण किया है। और मजूमदार जो है इस चल रही प्रक्रिया में निहित चुनौतियों और संभावनाओं दोनों पर प्रकाश डालते हैं। यानी कि जो जनजातीय एकीकरण है इनकी चुनौतियाँ क्या हैं और इनकी संभावनाएँ क्या हो सकती हैं, इन दोनों पर जो है ये प्रकाश डालते हैं। आगे बढ़ें तो आगे कहा जा रहा है कि
आदिवासी एकीकरण के विविध मार्गों पर प्रकाश डालते हैं, यानी कि आदिवासी के एकीकरण में जो है जो विविध मार्ग हैं, यानी कि अलग अलग जो मार्ग हैं, इन पर जो है ये प्रकाश डालते हैं। उनका काम विद्वानों, नीति निर्माताओं और कार्यकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में कार्य करता है, यानी कि इनका जो काम है वो नीति निर्माता हो गए और कार्यकर्ता हो गए, इनके लिए जो है महत्वपूर्ण संसाधन के लिए जो है कार्य करता है। क्योंकि कोई भी नीति बनानी है, यानी कि नियम कानून बनाना है विद्वानों को या फिर किसी भी कार्यकर्ता को अपने समाज के लिए अच्छा योगदान देना है, तो ये जो है एक महत्वपूर्ण संसाधन बन जाता है। क्योंकि इनके अध्ययन से जो है व्यक्ति को जो है खुद जाकर शोध और जानकारी इकट्ठा नहीं करना पड़ता है। इनके अध्ययन से ही जो है वो बहुत सारी जनजाति के एकीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है, जो समकालीन भारत और उससे परे सामाजिक सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक परिवर्तन की गतिशीलता में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यानी कि ये जो है समकालीन भारत और उससे परे जो सांस्कृतिक विविधता है और सामाजिक परिवर्तन की गतिशीलता है, इसमें जो है एक मूल्यवान अंतर्दृष्टि जो है यह प्रदान करता है। कौन सा? तो मजूमदार का जो है जनजातीय एकीकरण है। तो जनजातीय एकीकरण में मजूमदार ने जो है क्या क्या बातें कही हैं, इसको शॉर्ट में हम देख लेते हैं। तो जनजातीय एकीकरण में मजूमदार ने क्या कहा कि जो जनजातियाँ हैं उनका एकीकरण कैसे हो, उनके पास विकास कैसे पहुँचे और उनका जो विरासत है उसको नुकसान ना पहुँचे। इन सारी चीज़ों पर जो है मजूमदार ने जो है प्रकाश डाला है कि जनजातियों का विकास भी हो, लेकिन उनका जो सांस्कृतिक पारंपरिक चीज़ें हैं उनका भी कोई विनाश ना हो। ये सारी बातें डॉक्टर D.N. मजूमदार ने जो है इसमें जनजातीय एकीकरण में कहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि जनजातीय एकता क्या है। आज की इस पूरे वीडियो में हम लोगों ने देखा कि घुरेग की जाति पर अवधारणा, घुरेग की रुअर्बन समुदाय अवधारणा और घुरेग जो D.N. मजूमदार हैं इनका जो है जनजातीय एकीकरण पर क्या अवधारणा थी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।